जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त लेक्चरर फिजिक्स फीमेल का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और माशाल्लाह से हमारे ग्रुप की पार्टिसिपेंट रुबाब आयशा इसकी टॉपर हैं। इन्होंने 2020 में किसी और एकेडमी को भी ज्वाइन किया था टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। वो टेस्ट की प्रिपरेशन की इन्होंने, वो टेस्ट क्वालिफाई भी हुआ, लेकिन उसके बाद वो टेस्ट कैंसिल हो गया और उसके बाद इन्होंने 2021 के अंदर हमें ज्वाइन किया। और जिस वक्त ये टेस्ट हुआ है उस वक्त ये फिजिक्स विजडम के प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रही थी और इनका जो है वो मेरिट के अंदर 10वां नंबर था टेस्ट में। और जब इंटरव्यू हुआ तो कम्प्लीटली जो इनकी प्रिपरेशन है वो फिजिक्स विजडम के पास थी और फिर कंबाइन मेरिट में माशाल्लाह से इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो फिजिक्स विजडम वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद जो है वो अर्निंग नहीं है, बल्कि मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट करना और मैक्सिमम लोगों को कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना इसका मकसद है। इसकी वजह से हमारे चार्जेस जो हैं वो शुरू से ही कम हैं और हमारी मजबूरी की वजह से बाकी लोगों को भी कम चार्जेस लेना पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब टेस्ट हो जाता है उस वक्त इंटरव्यू की बारी आती है तो बाकी सब लोग जो है वो सिर्फ अर्निंग के लिए ये काम कर रहे होते हैं और उस वक्त कैंडिडेट्स कम रह जाते हैं, उसमें इतनी अर्निंग का मार्जिन नहीं होता, तो कोई भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करवाता, जबकि हम जो है उस वक्त इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। और उस प्रिपरेशन का ही नतीजा है कि हमारे 8 पार्टिसिपेंट्स जो हैं फीमेल्स में, उन्होंने जो है इंटरव्यू क्वालिफाई किया है और उसके साथ साथ उनकी सिलेक्शन भी हुई है और मैंने उन सब का मेरिट जो है वो शो किया है। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि वो लिस्ट में से ऐसे नाम चुन लेते हैं जो लिस्ट में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और कह देते हैं ये हमारे लोग सेलेक्ट हो गए हैं, जबकि मैंने मेरिट नंबर के साथ कंप्लीट डिटेल बताई है और आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं लिस्ट से चेक करके कि ये पार्टिसिपेंट्स जो थे ये मेरे पास तैयारी कर रहे थे या नहीं कर रहे। उसके साथ साथ बाकी लोग जो हैं वो अच्छी अच्छी बुक्स रिकमेंड करते हैं, जबकि फिजिक्स विजडम वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे HRK की सही और भरपूर तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। और अगर आप किसी भी वक्त पे हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे, हम जहाँ पे भी होंगे, हम आपको ये श्योरिटी देंगे कि आपको HRK की समझ आएगी और अगर समझ नहीं आती 3 दिन के अंदर तो आपका जो फीस होगी वो रिफंडेबल होगी, आप फीस रिफंड करवा के सेशन को लीव भी कर सकते हैं। ये ऑफर भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो अब जो है वो मैं आता हूँ इस सेशन के मकसद की तरफ। तो हुआ ये कि रुबाब आयशा ने जब टॉप किया तो मैंने सोचा कि जितने भी मेरे ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं जो पेड पार्टिसिपेंट्स थे, उनकी मोटिवेशन के लिए उनको मैंने बुलाया सेशन के अंदर और उन्होंने हमें कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और मैं ये चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस जो है यूट्यूब के ऊपर तमाम ऑडियंस के साथ शेयर हो ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हम स्ट्रेट अवे वीडियो की तरफ जाएंगे और जो मेन बातें हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाई, आपको बोर नहीं करूंगा, तो टू द पॉइंट ही सारी चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो एक वीक में जितना आपको टाइम मिलता है 9-10 से शुरू करके ना तो मेन फोकस एफएससी पे करना है। उसमें चाहे जितना भी टाइम लगता है ना, जितना भी टाइम लगता है उसमें ऐसे नहीं करना कि अभी मेरी बीएससी पढ़ी, अभी मेरी एमएससी, मैंने जनरल नॉलेज करना है। जो करें उस पे ही फोकस करके ना कि आप एफएससी। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। तो आपके पास टाइम काफ़ी है, आप अगर सारा सेशन भी ले लेंगे तो कोई जल्दी नहीं है। तो आपने जो भी चीज़ बतानी है बड़े आराम से तसल्ली से बतानी। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो मैंने एफएससी फिर मैट्रिक के बाद एफएससी की थी और उसको बहुत तसल्ली से, बहुत सुकून से किया था। जो सबसे अच्छी, सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक्स जो है ना उसको बहुत अच्छे से करके आराम आराम से, और हर चैप्टर के अगर साथ साथ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो लाइक पंजाब टेक्स्ट बुक के एंड पे दी हुई थी ना वो भी साथ साथ करते जाएं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उसमें ही कवर हो जाते हैं। और एमसीक्यूज की अगर बुक है जिस तरह से 2 से 3 दिन लाइक 9th को, फिर 3 दिन 10th को, एक वीक कर लें आप मैट्रिक को भी ना, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स जो वो सारा कुछ होता है। तो उसके बाद मेन जो है एफएससी को दिया था टाइम, और काफ़ी ज़्यादा दिया था उसको, 3 मंथ्स तो या 3 से ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा था। जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब तो ऐसे एज सच अनाउंस नहीं हुई हुई थी, 2020 का पहले टेस्ट हुआ था ना, तो तब से मैं यही कर रही हूँ। तो वैसे जो भी मतलब स्टूडेंट्स कह रहे हैं ना उनको पहले मेरे ख्याल में तो पहले मैट्रिक के बाद ना एफएससी को फुल फोकस करके ना जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि आगे सारे वही, अगर एफएससी समझ आएगी ना फिर ही आगे बीएससी आएगी, बीएससी आएगी तो फिर ही आगे एमएससी के कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आते हैं। तो अगर एफएससी के लिए एमसीक्यूज
प्रैक्टिस के लिए करना तो वो तो कोई भी बुक से की बुक, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि कॉलेजेस में कराते हैं, तो वो तो कोई भी कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब एफएससी हो जाएगी ना क्लियर, एफएससी पार्ट 1 और 2, उसके बाद बीएससी पे आना है। तो बीएससी की सबसे अच्छी तो यही बुक्स हैं, सबको पता है, जैसे हॉलिडे रेज़निंग ट्रेन है या फंडामेंटल्स है। अगर किसी को हॉलिडे रेज़निंग ट्रेन जो है वो मुश्किल लगती है तो उससे थोड़ी ईज़ी है फंडामेंटल्स। फिर कुछ को अगर फंडामेंटल्स, तो इन दोनों में से एक मेरे ख्याल में तो मस्ट करनी चाहिए। उस पे एफएससी से ज़्यादा टाइम लगता है इवन, लाइक 2/3 आप कर लें उसका टाइम है, तो अगर उस पे 30 डेज लगते हैं तो इस पे 45 डेज लगेंगे बीएससी पे। बीएससी पे थोड़ा सा ज़्यादा, अगर एचआर या फंडामेंटल से करेंगे ना, करनी इन दोनों में से मेरे ख्याल में तो एक मस्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसी से सारे कॉन्सेप्ट जो इवन एफएससी में भी समझ नहीं आ रहे होते ना, वो इसमें हो जाते हैं, कवर हो रही थी। तो साथ साथ हाईलाइट कर लें या फिर उसको अंडरलाइन कर लें, जो कुछ भी कर लें, तो क्योंकि उसको फिर ईजी हो जाता है ना रिवाइज करना, अगर हाईलाइट कर लेंगे साथ साथ तो। और ये सही करने के बाद ना, बीएससी करने के बाद मैंने इसकी एमएससी की थी। एमएससी की सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, जो यूनिवर्सिटी में सारे सब्जेक्ट्स किए हुए होते हैं ना, सब्जेक्ट्स तो सारे ही टच किए होते हैं, लेकिन नोट्स वही क्योंकि अवेलेबल होते हैं, उनकी समझ भी होती है। पहले वो रिवाइज करके उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके, जो भी यूनिवर्सिटी में एमएससी में एमफिल में किया हुआ होता है, वो करने के बाद मैंने ये ना जो 6-7 सब्जेक्ट्स हैं, क्वांटम, क्लासिकल, ईएमपी की जो है, न्यूक्लियर की, सॉलिड स्टेट की, ये इन सब की एक एक बुक्स ली हुई हैं सबकी। लेकिन जितना मतलब समझ में आता है ना, 6-7, एक क्वांटम के 8-9 चैप्टर्स किए थे ऐसे करके। सॉलिड स्टेट के थोड़े कम किए थे, किटल की थी मेरे पास, उसके मैंने 3-4 चैप्टर्स ही किए थे। जितने मतलब समझ में आते थे और जितना टाइम था। मेन में जो जिस तरह से क्वांटम के बहुत फेमस टॉपिक्स हैं, वो 8 चैप्टर्स के बाद भी हैं, तो वो भी मैंने किए थे। और ये सारी मतलब एमएससी की जितनी बुक्स हैं ना, वो जितना टाइम था, हाफ ऑफ तकरीबन मैंने सारी बुक्स कर ली होंगी जो मेरे पास हैं अवेलेबल। तो वो करने के बाद मेरे पास अभी स्टिल टाइम था, तो फिर मैंने इसके ना, जिस तरह से अब यूट्यूब चैनल्स है ना, एक सब्जेक्ट को वो बहुत अच्छा लेके चलते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट को मैंने रे स्टडी चैनल है वहाँ से किया था, उन्होंने सारी ही सॉलिड स्टेट काफ़ी अच्छी तरह से कराई थी। और जो न्यूक्लियर है वो है फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, वो उनका नेम मुश्किल था, दिव्या ज्योति दास इस तरह से इनका कोई नेम है, वहाँ से मैंने की थी न्यूक्लियर। वो बहुत बिल्कुल टू द पॉइंट बताते हैं, बहुत अच्छी वो भी कराते हैं न्यूक्लियर। मैंने वहाँ से मतलब ये बुक्स और यूनिवर्सिटी का करने के बाद यूट्यूब, अगर फिर स्टिल टाइम बचा तो अभी इस दफ़ा तो इतना टाइम नहीं होगा, वैसे फिर भी किसी के पास है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं कि सॉलिड को रे स्टडी से मैंने किया था, न्यूक्लियर को फॉर द लव ऑफ फिजिक्स से किया था, एजू पॉइंट भी है एक चैनल, वहाँ से मैंने ईएमटी को किया था। ये तो पहले ऑलमोस्ट मैंने सर का जो ये है ना, एकेडमी सर की ज्वाइन करने से पहले मतलब कुछ किया हुआ था, कुछ साल से किया था। सर का ये बहुत फ़ायदा हुआ था ना, ये फिजिक्स विजडम ज्वाइन करने का होता है। अगर किसी को एचआर की मुश्किल लगती है ना, तो वो इस पे हर चैप्टर पे ना लाइक 1 आवर की, 1.5 आवर की वीडियोस अवेलेबल हैं। तो वो सारा एक चैप्टर को बेशक बुक से रीड बिल्कुल करना तो चाहिए, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी रीड कर रहा ना, सारी ही इंपॉर्टेंट बातें मस्ट मतलब सर के लेक्चर में कवर हो रही होती हैं। फर्स्ट चैप्टर से लेके सारे आगे अवेलेबल है, 40-45 तो अवेलेबल थे तब, थोड़े से कुछ रहते होंगे वो भी शायद अब होंगे। तो 1 घंटे की, 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियोस भी इवन अवेलेबल हैं। तो वो एचआर के अगर किसी को समझ नहीं आती ना, तो वो उन लेक्चर से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कवर हो जाती है। अगर किसी को रीड करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं, उसके अपने नोट्स बना लें वीडियोस को देख के। फिर टाइम बचता है तो फिर बुक रीड करके भी देख लें कि उसमें वो फिर एक तरह से वो हो जाता है ना, रिवाइज हो जाता है। तो एचओके को समझने के लिए तो सर की वीडियोस भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हर चैप्टर पे बहुत डिटेल्ड वीडियो है, और जो बात भी समझ में नहीं आती ना, वो वीडियो देख के समझ में आ जाती है। तो और इवन हाँ, दूसरा ये भी बहुत फ़ायदा हुआ था कि एचआरके के जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना, वो कोई भी नहीं सॉल्व कराता। लाइक एक तो है ना, एचआरके की बुक अवेलेबल है, वो काफ़ी स्टूडेंट्स के पास होगी, लाइक 625 पेजेस की है बुक, एचआरके एमसीक्यू बुक, फिजिक्स के नेम से उसका इस तरह से टाइटल, उसमें भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है। वो भी सर काफ़ी सेशन में आगे कराएंगे और मतलब स्टार्ट करा रहे होंगे। वो उतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितने एचआरके के अपने एमसीक्यूज़ है ना, जो इसके बुक के अंदर दिए हुए होते हैं। वो मतलब वो तो कोई भी नहीं कराता ना, वो काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, खुद से भी सॉल्व करें तो काफ़ी टाइम लग जाता है, कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। दूसरा उसका कोई कंफर्म करने वाला नहीं होता कि ये हमने जो सॉल्व किया वो सही है, तो वो भी सर करा देंगे। ये जो सेशन अगर ज्वाइन किया है ना, तो जो एचआरके के अंदर एमसीक्यूज है वो भी, और जो एचआरके की बुक होती है ना सॉफ्ट फॉर्म में, जो 625 इतने पेजेस की होती है, तो वो भी हो जाएंगे कवर। तो टेस्ट तो अगर वो 2 बुक्स भी कर लेगा, तो मैंने तो कारवान की बुक थी,
उसमें बहुत इजी थे एमसीक्यू थे और एचआरके की बुक में थोड़े मतलब डिफिकल्ट ही थे। तो एक इजी एक मुश्किल ऐसे करके ना मेरा ओवरऑल इस तरह से पेपर अच्छा हो गया था। और ये एमसीक्यू टेस्ट तो इस तरह से क्लियर हो गया था और हो सकता है कि अगर ये पूरा सेशन साथ साथ सॉल्व कर साथ साथ खुद करते रहे साथ साथ जो सर कराते हैं वो स्क्रीनशॉट्स लेके या क्लास में क्वेश्चन कर लें जहाँ से समझ में नहीं आता, एचआरके में जो जो समझ नहीं आता साथ साथ वो सारे चैप्टर्स हो जाएंगे ना तो वो तो सारा कवर हो जाएगा। और उसके बाद इंटरव्यू में हमने जब लाइक 3 वीक्स आते थे शायद, तो फिर सर ने सेशंस रखते थे या 1 मंथ था या 3 वीक्स थे इस तरह से। तो उसमें ऐसे था कि पहले इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए तो जरूरी है ना कि इंटरेक्टिव सेशन हो, वो ऐसे नहीं होता कि सर बोलते रहे या कोई टीचर भी हो तो वो बोलते रहे और हम सुनते रहे। तो उसमें जरूर कि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो और आपको क्योंकि फौरन से वो पता हो ना कि किस तरह से आंसर करना। तो पहले सारे ऐसे सेशंस हुए थे कि सर रैंडम क्वेश्चन कर रहे थे, कोई भी स्टूडेंट पूछ के ना कि मैं आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ी हेजिटेशन होती है ना तो वो आंसर कर देता था जो कर सकते थे आंसर। फिर थोड़ा सा जब कॉन्फिडेंस मतलब बूस्ट अप हुआ और थोड़ा सबको हो गया ना कि चले ठीक है सारे ही हम लिख जाते हैं, तो फिर सर मतलब नेम भी कॉल कर देते कि क्वेश्चन किया तो हर जो स्टूडेंट था ना उसकी वो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती थी कि उसने अपने माइंड में सोचा था कि हो सकता है मुझे क्या दे। तो फिर वो एक स्टूडेंट जो भी था वो बताता था, उसका भी हो जाता था, बाकी सबकी भी प्रैक्टिस हो जाती थी कि किस तरह से फौरन से इंटरव्यूअर को आंसर करना कहते हैं। और उसके बाद फिर 1-on-1 इंटरव्यूज भी हुए थे, लाइक एक स्टूडेंट का पूरा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो आप वैसे जो पर्सनल क्वेश्चन ग्रूमिंग के क्वेश्चन होते हैं क्लास में, जैसे कि स्टूडेंट है वो आपको बात सुन ही नहीं रहा या मजाक उड़ा रहा है या इस तरह से कर रहा है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, जो भी टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं ना वो भी प्रैक्टिस हो जाती है हमें। तो मुझे तो इंटरव्यू वाले दिन मतलब ये सारा होने के बाद में एक दफा रैंडम क्वेश्चन करके एक दफा स्टूडेंट्स का नेम कॉल करते, फिर थोड़ा जब बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं स्टूडेंट तो फिर थोड़ा जब बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं स्टूडेंट तो फिर 1-on-1 इंटरव्यूज करके बेशक एक दफा देना चाहता है 2 दफा देना चाहता है, तो जिस तरह से प्रॉपर इंटरव्यू होता है ना ऐसे पूरे सिलेबस में इस तरह से हमने किया था। तो इसका ये होता है ना कि इंग्लिश का जो एक थोड़ा सा हमें लग रहा होता है कि पता नहीं इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, वो बैरियर इतना नहीं रहता कि इंग्लिश में करें जिसकी मीडियम में करें, और एक थोड़ा सा वो कहते हैं ना हाजिर दिमाग थोड़ा सा जल्दी उसको पिक करने की क्वेश्चन को उसको आंसर करने की वो प्रैक्टिस हो जाती है। तो मुझे तो वो इंटरव्यू वाले दिन बिल्कुल फील भी नहीं हुआ था। इवन टेस्ट वाले दिन भी ऐसा लगा था ये तो रोज का काम है, ये सॉल्व करते ही जाते हैं हम तो मतलब बिल्कुल भी वो टेंशन नहीं लगी थी, जैसे बिल्कुल घर पे नहीं सॉल्व कर रहे थे ऐसे ही मैंने तो किया था। बाकी भी जिन्होंने मतलब प्रैक्टिस वगैरह की थी ऐसे मतलब कोई टेंशन वगैरह नहीं हुई थी। तो इंटरव्यू वाले दिन भी ऐसा लगा था जैसे रेगुलर नहीं काम होता, 1 महीने से जो हो रहा है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है तो उसका बहुत लाइक कॉन्फिडेंस का तो कोई इशू नहीं होता, वो इन्हीं चीजों को ज्यादा नोटिस कर रहे थे। ये यहाँ तक तो था कि मैंने मतलब कैसे प्रिपेयर किया था वो भी मैंने बता दिया और सारे के सेशन से मतलब टेस्ट वगैरह में और इंटरव्यू में कैसे हेल्प हुई थी और इंटरव्यू में होता यहाँ तक तो वो हो गया कि कैसे प्रिपेयर हो गया था इंटरव्यू में, क्योंकि सेशन मतलब इंटरेक्टिव सेशंस हो जाए ना तो बहुत अच्छा जाता है, तो उससे मेरी तो ज़्यादा अच्छी हो गई थी प्रिपरेशन। और लास्ट में मैं रुबाब आयशा को कंग्रेचुलेट करूँगा और उनका शुक्रिया अदा करूँगा जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के बारे में, टेस्ट की प्रिपरेशन, इंटरव्यू के बारे में तमाम ऑडियंस को बताया और उन्होंने ये बताया कि फिज़िक्स विजडम के प्लेटफॉर्म पे किस तरह इंटरेक्टिव सेशंस के ज़रिए उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला रुबाब आयशा को मज़ीद कामयाबियाँ देगा और उसके साथ साथ जो हमारी ऑडियंस है वो भी इससे इंस्पायर होगी और वो भी उनको भी फ्यूचर में मज़ीद कामयाबियाँ मिलेंगी। शुक्रिया।